Good morning, dear students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have started this chapter. We have started this particular chapter, and the name of this chapter is Chapter 8: Environment and Natural Resources. We will also discuss few of the things about the resources. What are the resources, or how the man-made resources are different from the natural resources. Here we are going to discuss the further few points of this particular chapter, like environmental concern in the global policies. See, as I already told about the resources, which are the free gift of the nature, but three major conditions are also being existed with the resources. The first condition is it should be economical feasible. If it is not feasible, then we cannot use it, or it cannot fulfill our needs. Okay. Next thing, it should be culturally acceptable, यानी रिसोर्स मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल. ठीक है. उसके अलावा नेक्स्ट थिंग्स हम लोग कह सकते हैं कि इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल. ठीक है. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को पूरा करे और वो इकोनॉमिकल फिजिबल हो, टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल इज़ कॉल्ड द रिसोर्सेज. ठीक है. यानी कोई भी चीज़ रिसोर्स हो सकती है, बट उसके साथ कंडीशन है कि वो इन तीन चीज़ों को टर्म्स को कवर अप करे. ठीक है. देखिए, इन दिस बुक वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड पॉलिसी इन फेयरलिंग लिमिटिंग सेंस, वॉर एंड ट्रीटीज, राइज एंड डिक्लाइंस ऑफ द स्टेट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट that represent their countries in an international arena and the role of intergovernment organizations. ठीक है. In chapter 7 we have extended the scope of the world policy to include the issue like poverty, epidemics that may not has been a very difficult step to take. देखिए, इसका नाम है इन्वायरमेंटल कंसर्न इन द ग्लोबल एरियाज़. तो अगर हम बेसिकली बोलें तो आप लोग को पता होगा फर्स्ट अर्थ समिशंस जो रियो डे जेनेरियो में किया गया था, उसमें एक बेसिक चीज़ समझ की थी कि भाई इन्वायरमेंट इज़ इक्वल फॉर ईच एंड एवरी कंट्री. किसी भी कंट्री जो है वो सब रहने वाले ग्लोब में ही हैं, चाहे वो कोई भी हो. तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेंगे या इन्वायरमेंट को बर्बाद करेंगे, तो चाहे किसी भी कंट्री का पर्सन इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहा हो, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है वो हर एक पर्सन को झेलना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मान सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करते समय जो वायरस रिलीज़ हो गया था, कोरोना नाम का वायरस चाइना से, और आज उस वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है. तो इंडिया का उसमें कोई रोल नहीं था, ना ही इंडिया ने उस एक्सपेरिमेंट किया था और ना ही इंडिया ने नेचर से ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, लेकिन फिर भी इंडियंस को उस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. ठीक है. तो बेसिकली कंडीशन क्या है कि आप इन्वायरमेंट की अगर आप बात करें तो इन्वायरमेंट के केसेस में जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट जो है वो सबके लिए बराबर है, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन इज़ लिविंग इन द ग्लोब. हर एक पर्सन उसी ग्लोब में रह रहा है और नेचर ट्रीट्स ईच एंड एवरी वन इक्वल. नेचर हर इंसान को बराबर ही ट्रीट करती है. जैसे मानिए आप ये सर्कल है, अब कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रहता है, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा. अगर इस यहाँ पर पानी है तो हर एक बंदा यहाँ से ड्रेन कर रहा है. कोई ज़्यादा वेस्ट करेगा तो कंटेनर तो सेम ही है ना, जैसे हम लोग वाटर ले रहे हैं, ऐसे ही हम एयर कंटेनर की बात करें तो वो भी सेम है, ऐसी लैंड की बात करें तो वो भी सेम है. तो हम सब जो नेचुरल केसेस में रिसोर्सेज हैं वो सबके लिए बराबर है. तो इट इज़ अ ग्लोबल कंसर्न अबाउट दैट द रिसोर्स शुड बी यूज इन अ एडिक्वेट और इकोनॉमिक वे. ठीक है. देखिए, अगर हम कुछ बेसिक कंसीडरेशन यहाँ पे कुछ चीज़ें पिछले अकॉर्डिंग दी हुई हैं, तो अगर हम देखें यहाँ पर, डू यू थिंक्स दे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिसीज़. देखिए कुछ यहाँ पे मेजर पॉइंट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कि वाई वी नीड अ इन्वायरमेंटल कंसर्न इन अ ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड वाई इट इज़ नीड फॉर दैट. तो यहाँ से शुरू करते हैं. देखिए, थ्रू आउट्स द वर्ल्ड कल्टिवेशंस एरिया इज़ वेयरली एक्सपेंडेड एनी मोर. ठीक है. यानी पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जो कल्टीवेशन एरियाज़ हैं वो बहुत कम केसेस में एक्सटेंड हो सकता है. एंड सब्सटेंशियल पोर्शंस ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर लैंड इज़ लूजिंग फर्टिलिटी ड्यू टू यूजिंग अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सम अदर्स और रॉन्ग वे ऑफ क्रॉपिंग एंड एनीथिंग एल्स. दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज़ जनरली फेस्ड बाय द
all over the world, not on India. Grassland has been overgrazed, fisheries overharvested, water bodies has been suffered extensive depletions of the pollution and severely restrict the foods productions. आप देख सकते हो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हैं वो केवल इंडिया के नहीं हैं कि रॉन्ग तरीके से जब एग्रीकल्चर की जाएगी तो उसमें ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो लैंड को डिग्रेडेश करती है, उसकी फर्टिलिटी को घटा देती है. ओवरग्रेजिंग एक बड़ा इशू है ग्रास लैंड की कि उसकी फर्टिलिटी ख़त्म करने का. उसके अलावा जितने भी वाटर बॉडीज़ है वो सब एक्सटेंसिव लेवल पे पोल्यूशंस को फेस कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इन 2016 of United National Development Program UNDP, 663 million people is developing a country has no access to safe water. सोचिए 6, अगर एक जो SDI है ना, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन. उसके अकॉर्डिंग या उसकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो उसने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई थी 2016 में, उसके अकॉर्डिंग 663 मिलियंस, इमेजिन 663 मिलियंस पीपल इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जैसे हम लोग जिस कंट्रीज़ में रहते हैं, हैज़ नो एक्सेस ऑफ सेफ वाटर्स एंड एक्सेस टू द सेफ, एंड 2.4 मिलियन हैव नो एक्सेस ऑफ सैनिटेशन. सोचिए लगभग 663 मिलियंस पीपल हैं जो कि उस कॉर्नर पे रहते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है. इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, और ऐसे लोग हैं जिनको सेफ़ वाटर्स प्रोवाइड नहीं हो रहा. पॉल्यूटेड वाटर्स को वो इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करते हैं. ठीक है, और लगभग 2.4 मिलियंस हैज़ नो एक्सेस टू सैनिटाइजेशन, और जो साफ़ सफाई का एक्सेस नहीं है, गंदे तरीके से रहते हैं, लगभग 2.4 मिलियंस. रिजल्ट इन अ डेथ ऑफ द मोर देन 3 मिलियंस चिल्ड्रंस एवरी ईयर. और इसके पीछे क्या रिज़ल्ट है कि लगभग 3 मिलियंस लोगों की हर साल डेथ हो जाती है. कितने मिलियंस? लगभग 3 मिलियंस पीपल. सोचिए किस रीज़न की वजह से, कि उनको एडेक्वेट वाटर सप्लाई नहीं मिल पाती है, ना ही सैनिटाइज एटमॉस्फेयर मिल पाता है जिसमें वो सुकून से काम कर पाएँ. ठीक है, अब देखिए एक नेचुरल फॉरेस्ट की रिपोर्ट है. नेचुरल फॉरेस्ट विच हेल्प स्टेबलाइजिंग द क्लाइमेट्स, मॉडरेट वाटर सप्लाई एंड harvests a majority of the planet's biodiversity on land are being cutting down and the people are being displaced. आप देखिए लोग डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचते हैं, और ऐसे फॉरेस्ट जिनको हर एक चीज़ के लिए माना जाता है वो क्लाइमेट को स्टेबलाइज भी करते हैं, मॉडरेट भी बनाते हैं सप्लाई को. ठीक है, और बायोडाइवर्सिटीज़ में प्लैनेट्स और लैंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज भी करते हैं. उन सारे के सारे केसेस में इतने ज़्यादा प्लांट्स जो है वो कट आउट किए जा रहे हैं और डिस्प्लेस कर दिए जा रहे हैं. द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट इन द एरिया विच आर रिच इन स्पेशीज़. ठीक है, और द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ कंटिन्यू, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होता चला जा रहा है क्योंकि हम लोग बहुत बड़े मात्रा में बल्क में उन पेड़ों को काट रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं हैबिटेट इन एरिया विच आर रिच इन स्पेशीज़. और उन एरियाज़ में हो रहा है जहाँ पर स्पेशीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उन स्पेशीज़ के शिकार किए जाते हैं या उन एरिया को काट के ख़त्म कर दिया जाता है. सो दिस इज़ मेजर प्रॉब्लम्स दैट वी कैन से इन द ग्लोबल लेवल. सी अ स्ट्रेटजी डिक्लाइन इन द स्टडी decline in the total amounts of the ozone in earth stratosphere, commonly refers to the ozone hole, pose a real dangers to the ecosystem and the human health. ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा आप लोग ने. तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है, और जिसकी वजह से जो आपका यू कैन से दिस ओजोन जो लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड है, जो हमको बचाती है, सेव करती है यूवी रेज से, वो डिस्प्लेस हो रही है, वो पतली होती चली जा रही है, जिसकी वजह से यूवी रेज जो है वो हमारे उसमें एंटर कर रही हैं, और उस एंटर करने की वजह से क्या होगा, स्किन कैंसर और बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने खड़ी होंगी. तो देखिए कर कुछ रहे हैं और भर सब रहे हैं. ये प्रॉब्लम्स करने वाले एक कंट्री नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज़ है, लेकिन इसको झेलने वाली हर एक कंट्री है. कोस्टल पोल्यूशंस टू इज़ इंक्रीजिंग ग्लोबली. अगर आप देखें तो ग्लोबल लेवल पे कोस्टल पोल्यूशन भी बढ़ रहा है. कोस्टल का मतलब नदी के किनारे के आसपास के एरिया के पोल्यूशन.
लोग नदियों में या समुद्र के आसपास घूमने जाते हैं, वहाँ पे बॉटल्स डिस्ट्रॉय और इतना सारा डिस्पोजेबल मटेरियल्स या जो नॉन यूजेबल मटेरियल्स होता है, प्लास्टिक मटेरियल्स है, उसको थ्रो करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है, एक वो सारे जो आपके प्लास्टिक मटेरियल और अदर मटेरियल्स होते हैं जो टॉक्सिसिव होते हैं, वो पानी में मिक्स हो जाते हैं और वाटर को और आसपास के एरिया को भी पोल्यूट करते हैं। ऑल्दो द ओपन सी इज़ रिलेटिवली क्लीन, द कोस्टल वाटर आर becoming increasingly polluted are largely due to the land based activities। ठीक है, यानी जो कोस्टल प्लेन है आसपास के एरियाज़, वो लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ की वजह से, कि मान लो कुछ पानी पी के फेंक दिया, बॉटल्स फेंक दिया, ये फेंक दिया, उसकी वजह से पोल्यूट होते जा रहे हैं। इफ़ अनचेक्ड इंटेंसिव ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ द कोस्टल जोन across the globe will lead to the further distortions or in the quantity of the marine environment। ठीक है, अब जब क्या है, मरीन इन्वायरमेंट का मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो जब ये तेज़ी से, बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो मरीन इन्वायरमेंट है वो भी पूरी तरीक़ों से ख़त्म होता चला जा रहा है। ठीक है, तो बेटा अभी आज इन दिस वीडियो विल कवर दिस मच पोर्शन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द फर्दर पोर्शन। थैंक यू।